हमसे कहा गया था, इस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद मत जाना। लेकिन शायद डर ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। कैमरा ऑन था, बैटरी फुल थी और सामने था घना जंगल, जहां एक बार जो अंदर गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। नक्शे में उस जगह का कोई नाम नहीं था, बस एक लाल निशान, और उसके नीचे लिखा था, यहां मत जाना। लेकिन वही निशान हमारी मंजिल बन गया। हमें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक एडवेंचर पार्टी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। चार दोस्त, आर्यन एडवेंचर का दीवाना, हर खतरे में रोमांच ढूंढने वाला कबीर, कैमरा और व्लॉगिंग का शौकीन सिया, रहस्यों पर भरोसा करने वाली लेकिन डर को छुपाने वाली रोहन, जो डरता भी था और सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी वही रहता। चारों ने तय किया कि कॉलेज खत्म होने की खुशी में एक यादगार पार्टी प्लस हॉरर एडवेंचर ट्रिप होगी। लेकिन सवाल एक ही था, जाएं तो जाएं कहां? कोई कहता पुरानी हवेली चलें, तो कोई कहता सुनसान जंगल। बहस चल ही रही थी कि कॉलेज की लाइब्रेरी के बंद पड़े स्टोर रूम में कबीर को एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही हवा जैसे भारी हो गई। अंदर पड़ा था एक बहुत पुराना नक्शा। पीले पड़ चुके कागज पर खून जैसे लाल रंग से एक जगह पर गहरा निशान बना था, और ठीक उसी निशान के नीचे टूटी फूटी स्याही में लिखा था, यहां मत जाना। सिया का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन ने मजाक में कहा, मतलब यहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी नक्शे को पकड़ते ही आर्यन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसी पल स्टोर रूम की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजी, और हवा में किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, अगर आओगे तो चारों वापस नहीं जाओगे। लाइट जली, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब चारों के दिमाग में एक ही बात थी, यही जगह हमारी पार्टी होगी। और उसी रात उन्होंने तय कर लिया, लाल निशान वाली उस जगह पर जरूर जाएंगे, भले ही नक्शा मना कर रहा हो। अगली सुबह चारों दोस्तों की आंखों में नींद कम और उत्साह ज्यादा था। आर्यन ने नक्शा बैग में डाला और बोला, आज या तो यादगार बनेगी या कहानी। रोहन हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी में डर छुपा था। सिया बार बार नक्शे को देख रही थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो। चारों कार में बैठ उस रहस्यमय जगह के लिए निकल पड़े। शहर पीछे छूटता गया। मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। जीपीएस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। कबीर ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉरर एडवेंचर होगा। तभी कार अपने आप झटके से रुक गई। चारों सन्न रह गए। बाहर उतरे तो देखा, सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने था घना जंगल, और जंगल के बीच एक टूटा हुआ पत्थर का रास्ता। नक्शे पर वही रास्ता लाल निशान की ओर जा रहा था। कार लॉक कर चारों ने पैदल ही जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही चारों ने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। रोहन फुसफुसाया, यहां आवाज अजीब तरह से गूंज रही है। अचानक सिया रुक गई। उसने जमीन की ओर इशारा किया। चार जोड़ी पैरों के निशान जंगल के अंदर जा रहे थे, लेकिन वापस लौटने के कोई निशान नहीं थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक जला हुआ लकड़ी का बोर्ड मिला। उस पर खुरची हुई लिखावट थी, जो हंसते हुए आए थे, चिल्लाते हुए भी नहीं जा पाए। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर ने कैमरा नीचे कर दिया। आर्यन पहली बार चुप था। तभी पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। सिया ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कान के पास किसी ने धीमे से कहा, नक्शा जलाओ, वरना तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। सिया चीख पड़ी। अचानक दिन होते हुए भी अंधेरा छा गया। सूरज जैसे निगल लिया गया हो। नक्शे का लाल निशान हल्का हल्का चमकने लगा। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, क्या कहते हो फ्रेंड्स, आगे बढ़ें या यहीं से लौट चलें? लेकिन पार्टी की एक्साइटमेंट और उस रहस्यमय जगह को जानने की जिज्ञासा में वो चारों आगे बढ़े। जंगल में वे काफी अंदर आ चुके थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। पेड़ इतने घने हो चुके थे कि आसमान सिर्फ टुकड़ों में दिखाई देता था। हर तरफ एक ही रंग, गहरा हरा, और उसके बीच अजीब सा सन्नाटा।
आर्यन, जो कुछ देर पहले तक सबसे आगे चल रहा था, अब उसकी चाल धीमी पड़ चुकी थी। उसके कंधे झुके हुए थे। माथे से पसीना नहीं, बल्कि ठंडी नमी टपक रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर रख दिया गया हो। फिर भी वो बार बार खुद से बुदबुदा रहा था, डर मत, ये बस जंगल है। कबीर का कैमरा अभी भी ऑन था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बस पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बैटरी फुल होने के बावजूद स्क्रीन बार बार फ्लिकर कर रही थी। उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी जो शुरुआत में थी। हर झाड़ी की हलचल पर वो कैमरा उस ओर घुमा देता, जैसे कुछ कैद हो जाए, या शायद कुछ दिख ही ना जाए। रोहन सबसे बुरी हालत उसकी थी। उसका गला सूख चुका था, होंठ फटे हुए थे, और हर 5 कदम पर वो रुक कर पीछे देखने लगता। उसका दिमाग लगातार एक ही सवाल दोहरा रहा था, अगर वापस जाना पड़ा तो रास्ता मिलेगा भी या नहीं। उसकी हंसी अब गायब थी। अब सिर्फ घबराई हुई सांसें थीं। सिया सबसे शांत दिख रही थी, और यही सबसे डरावना था। उसकी आंखें सामने नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच कुछ ढूंढ रही थीं, जैसे वो जानती हों कि यहां कोई है जो दिख नहीं रहा, लेकिन देख रहा है। वो बार बार अपने कान छूती, जैसे अभी भी वो फुसफुसाहट सुन रही हो। नक्शा चलाओ। जंगल का माहौल, हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। हर सांस फेफड़ों को चुभ रही थी। कभी कभी पेड़ों के बीच से ऐसी आवाज आती जैसे कोई नंगे पांव दौड़ रहा हो। और फिर अचानक चारों के मोबाइल एक साथ बंद हो गए। कोई नेटवर्क नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ कबीर के कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट। तभी उनके सामने जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह दिखाई दी, और उस जगह के बीच कुछ ऐसा था जिसे देखकर चारों की थकान पल भर में गायब हो गई। जंगल के बीचों बीच उन्हें दिखी एक पुरानी टूटी हवेली, जिसके दरवाजे पर ताजा लाल निशान बना था, ठीक वैसा ही जैसा नक्शे पर था। हवेली का भारी जर्जर दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी के आने के इंतजार में ही खुला रखा हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और थके हुए कदमों से हवेली के अंदर आ गए। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी डरती हुई लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टनी थीं, लेकिन हर तस्वीर में चेहरे खुचे हुए थे। सिर्फ आंखें बची थीं, जो चारों को देख रही थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। कबीर ने ट्रेम्बलिंग, कांपते हाथों से पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, 4 दोस्त, हंसी, पार्टी, और फिर कुर्बानी। सिया की आंखें भर आईं। रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, यह सब पहले भी हो चुका है। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आई, छन छन छन। कौन है वहां? ऊपर की मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल, और चेहरा आधे में जला हुआ। उसने धीरे से कहा, नक्शा तुम तक पहुंच ही गया। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में सदियां छुपी थीं। मैं इस हवेली की आखिरी मेहमान हूं। लड़की की मुस्कान हवा में ही थम गई, और अगले ही पल वो गायब थी। न पैरों की आवाज, न दरवाजा खुलने की आहट, बस सन्नाटा। चारों कुछ पल तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे। रोहन ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, यार ज्यादा थक गए हैं हम, दिमाग खेल कर रहा है। सिया ने भी खुद को समझाया, हाँ ये बस वहम था। चारों अपने बैग मुख्य हॉल के एक कोने में रख दिए। थकान अब साफ छलकने लगी थी, इसलिए थोड़ी देर बैठकर सांसें संभाली, पानी पिया, और फिर हवेली को देखने लगे। हवेली के भीतर सीलन और पुराने पत्थरों की गंध हवा में दो घुली हुई थी। कुछ देर बाद ताजा होने की जरूरत महसूस हुई। चारों ने मिलकर बाथरूम ढूंढना शुरू किया। थोड़ा आगे बढ़ने पर हवेली के एक सिरे पर एक बड़ा सा बेहद पुराना बाथरूम मिला। उसकी दीवारों पर मोटी मोटी मकड़ी के जाले जमे थे।
फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सदियों से यहां किसी इंसान का आना जाना पूरी तरह बंद हो चुका हो। सिया अंदर चली गई, बाकी तीनों बाहर रुक गए। सिया की नजर एक पुराने जंग लगे नल पर पड़ी। चारों ने सोचा, शायद यहां अभी भी पानी आता हो। सिया ने हिम्मत जुटाकर नल घुमाया। अचानक नल से पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून बहने लगा। सिया की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनते ही आर्यन, कबीर और रोहन भागते हुए बाथरूम के अंदर पहुंचे। घबराई हुई सिया कांपती उंगली से नल की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, नल से खून बह रहा है। तीनों ने नल की ओर देखा, लेकिन अब नल से बिल्कुल साफ पानी बह रहा था। तीनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा हंस पड़े। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है जंगल का डर अब दिमाग में चढ़ गया है। सिया ने एक बार फिर नल की ओर देखा। वहां सचमुच पानी ही बह रहा था, लेकिन सिया का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वो सिर्फ भ्रम नहीं लग रहा था। और उसी पल बाथरूम की टपकती बूंदों के बीच एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चारों दोस्त अब ताजा हो चुके थे। दिन ढल चुका था और हवेली के बाहर अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। पुरानी खिड़कियों से आती ठंडी हवा के झोंके मोमबत्ती की लौ को बार बार कांपा रहे थे। वे सभी हवेली के बड़े हॉल में वापस आ गए। यही उन्होंने अपनी पार्टी की जगह तय की थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। चलो पार्टी शुरू करते हैं, इसी के लिए तो आए थे। हॉल ऊंची छत वाला था। छत से लटका एक टूटा हुआ झूमर हल्की सी हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। दीवारों पर लगे पुराने फीके पड़े चित्र अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रहे थे। फर्श पर उनकी परछाइयां अजीब तरह से फैल रही थीं, मानो कोई और भी उनके साथ वहां मौजूद हो। कबीर ने स्पीकर निकालकर धीमी म्यूजिक ऑन की और कैमरा एक कोने में रख दिया। आज की रात यादगार बननी चाहिए, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आर्यन ने बैग से पार्टी का सामान निकाला। रोहन ने हंसी मजाक शुरू करने की कोशिश की ताकि माहौल हल्का हो सके। सिया चुपचाप हॉल के चारों ओर नजरें घुमा रही थीं, जैसे हवेली की हर दीवार उसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ ही देर में हॉल में हल्की हंसी, म्यूजिक और बातों की आवाजें गूंजने लगीं। चारों ने खुद को समझा लिया, ये बस एक पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। मोमबत्तियां जलाई गईं। पुरानी हवेली में पहली बार हंसी गूंजी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों जमीन पर गोल घेरा बनाकर बैठ गए और ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। कबीर ने बोतल घुमाई, सिया पर रुक गई। ट्रूथ। कबीर ने पूछा, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अकेले रह जाने से। कभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। सब चुप हो गए। आर्यन बोला, हवा होगी। बोतल फिर घूमी। रोहन की बारी। डेयर। कबीर मुस्कुराया, ऊपर जाकर देखो, कोई है क्या? रोहन का चेहरा उतर गया। फिर भी हिम्मत करके वो सीढ़ियां चढ़ गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं है, सब बेकार का डर है। अचानक ठप, कुछ गिरने की आवाज। रोहन? सिया चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। तीनों ऊपर दौड़े। कमरा खाली था, बस जमीन पर रोहन की घड़ी पड़ी थी, जो अब भी चल रही थी, और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, पहला डर पूरा हुआ। तीनों को लगा रोहन मजाक कर रहा है, शायद कहीं छिप गया हो। आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, रोहन बस कर यार, मजाक अब ज्यादा हो रहा है। सिया ने डर छुपाते हुए बोला, आजा, सब डर गए हैं। कबीर हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, कैमरा ऑन है रोहन, सब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। तीनों अलग अलग कमरों में उसे आवाज देते घूमने लगे। रोहन, कहाँ है तू? अब निकल आ।
हवेली के कमरों में उनकी आवाज अजीब तरह से लौटकर उन्हीं के कानों में टकरा रही थी, जैसे कोई और भी उन्हीं शब्दों को धीरे धीरे दोहरा रहा हो। सिया एक टूटे हुए कमरे में पहुंची। दीवार पर लगा पुराना आईना धूल से भरा था। उसने जैसे ही आईने को साफ किया, पीछे रोहन खड़ा दिखा। सिया चीखने ही वाली थी कि पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। आईने में अब सिर्फ लिखा उभर रहा था, ढूंढते रहो। कबीर ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करते हुए बोला, रोहन, अगर ये प्रैंक है तो अब बंद कर। कैमरे की स्क्रीन में अचानक कुछ हिला। कबीर ने जूम किया। ऊपरी मंजिल की रेलिंग से कोई नीचे झांक रहा था। आधा चेहरा, आधे जले निशान। कबीर ने झट से आर्यन को बुलाया, भाई ये देख। लेकिन जब आर्यन ने देखा, स्क्रीन खाली थी। कबीर का गला सूख गया। आर्यन ने रोहन की घड़ी उठाई। अब भी चल रही थी, लेकिन अचानक उसकी सुइयां पीछे की ओर घूमने लगीं। टिक 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 टिक, और हर टिक के साथ हवेली की दीवारें हल्का सा कांपने लगीं। कभी नीचे से भागते हुए कदमों की आवाज आई। तीनों एक साथ बोले, रोहन। वे दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। हॉल खाली था। बस जमीन पर 4 मोमबत्तियां जल रही थीं, जबकि उन्होंने सिर्फ 3 जलाई थीं। चौथी मोमबत्ती अपने आप धीरे धीरे बुझ गई, और उसी पल पूरी हवेली में रोहन की आवाज गूंजी, मैं यहीं हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। सिया रो पड़ी। कबीर की टांगें कांपने लगीं। आर्यन के माथे पर पसीना था। दीवार पर नए शब्द उभरे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और सीढ़ियों से फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज उनकी तरफ आ रही थी। सीढ़ियों से आती ठक 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 की आवाज अचानक रुक गई। तीनों, आर्यन, सिया और कबीर, सांस रोके खड़े थे। कबीर ने कैमरा मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आर्यन ने धीमे से कहा, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। सिया ने सिर हिलाया। कबीर ने फिर से रिकॉर्डिंग ऑन की। जैसे ही उसने कैमरा हॉल के कोने की तरफ घुमाया, स्क्रीन पर कुछ अलग ही दिखा। हॉल वही था, लेकिन आर्यन और सिया गायब थे। कबीर घबरा गया। उसने घबराकर बाईं ओर देखा। आर्यन वहीं खड़ा था। दाईं ओर सिया भी थी। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, तुम दोनों यहां हो, लेकिन कैमरे में नहीं हो। आर्यन ने कैमरे की स्क्रीन देखी। उसका चेहरा सख्त हो गया। कैमरा सच दिखा रहा है। हॉल की लाइट एक एक कर बुझने लगी। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी, और उसी लाल रोशनी में स्क्रीन पर किसी के पैर दिखे, नंगे, जले हुए। वे धीरे धीरे कबीर के पीछे आ रहे थे। सिया चीखी, कबीर, पीछे देख। कबीर पलटा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन कैमरे में वो आकृति अब बिल्कुल पास थी। कबीर के पैर जमीन में धंसने लगे। वो चिल्लाया, आर्यन, सिया, मुझे पकड़ो। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कबीर का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। जमीन उसके पैरों को खींच रही थी। दीवारों से फुसफुसाहट गूंजी। दूसरा डर, अकेले रह जाने का। कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने कैमरा आर्यन की तरफ बढ़ाया। अगर मैं ना बचूं, तो ये सब दुनिया को दिखाना। और अगले ही पल, थप, कबीर जमीन के अंदर गायब हो गया। कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग चलती रही। उसमें धुंधली सी तस्वीर उभरी। एक पुराना कमरा, दीवारों में जड़े चेहरे, और उन्हीं में कबीर का चेहरा धीरे धीरे दीवार का हिस्सा बनता हुआ। आवाज आई, 2 डर पूरे हुए। अब सिर्फ 2 सिया आर्यन से लिपट गईं। वो कांप रही थी। अब हम क्या करेंगे? आर्यन ने दांत भींचे। अब हम इस खेल को खत्म करेंगे। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना जंगल, लेकिन जंगल के बीच वही रास्ता जो सीधे हवेली की ओर लौटता था।
दीवार पर लिखा उभरा, अगला कौन? और दूर से आवाज आई, सिया। सिया की चीख हवेली में गूंज उठी। सिया की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। सिया ने आर्यन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने चारों तरफ देखा। हॉल खाली था, लेकिन सीढ़ियों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से नीचे उतर रहा हो। सिया की नजर फर्श पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। लिखा था, पहला, मजाक समझेगा। दूसरा, सच देखेगा। तीसरा, अकेलेपन से टूटेगा। चौथा, हमेशा के लिए रहेगा। सिया फुसफुसाई, तीसरा मैं हूं। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। सिया का हाथ आर्यन के हाथ से धीरे धीरे छूटने लगा। आर्यन, मुझे छोड़ना मत। उसकी परछाई दीवार पर लंबी होने लगी। असली सिया पीछे खिंच रही थी। आर्यन ने जोर लगाया, लेकिन हवा के काले हाथ सिया को खींच रहे थे। सिया की आखिरी आवाज, डर मत, अकेले रह जाना सबसे बड़ा डर है। और फिर सिया हवा में ही गायब हो गई। दीवार पर एक नई परछाई उभरी। 30 चेहरे, 3 दोस्त। अब सिर्फ आर्यन है। हवेली शांत हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। आर्यन अकेला खड़ा था। उसके सामने वही लड़की प्रकट हुई। सफेद साड़ी, आधे जले चेहरे पर अजीब सी शांति। आर्यन ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? लड़की ने धीमे से कहा, मैं वही हूं जो कभी यहां पार्टी में आई थी। उसने उंगली से हवेली की दीवारों की ओर इशारा किया। चेहरे उभरे, सैकड़ों। लड़की बोली, हर कोई सोचता है ये बस एक ट्रिप है। कोई नहीं समझता ये जगह डर से चलती है। लड़की की आवाज बदल गई। मेरा नाम आनवी था। मेरे दोस्त भी 4 थे। उसकी आंखों से काला आंसू गिरा। उन्हें लगा ये सब मजाक है। जब इस हवेली ने मुझे चुना तो मेरे दोस्तों ने मेरी कुर्बानी देकर अपना जीवन चुना। मेरे लिए कोई नहीं रुका। जो मुझे इस हवेली के काले साए से बचा सकें। आर्यन की आंखों में अब डर नहीं था, गुस्सा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, मेरे दोस्त लौटाओ अभी। हवेली की दीवारें कराह उठीं। आनवी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज में पहली बार सख्ती थी। नहीं आर्यन। आर्यन चिल्लाया, तुमने कहा था ये जगह डर से चलती है। तो मेरा डर ले लो, मेरा गुस्सा ले लो, मुझे रख लो, लेकिन उन्हें वापस भेज दो। हवेली में हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। नियम, नियम, नियम। आनवी ने हवेली की दीवारों की ओर देखा। चेहरे उभरे, रोहन, कबीर, सिया। अब वे चीख नहीं रहे थे, वे हवेली का हिस्सा बन चुके थे। आनवी बोली, जो यहां एक बार डर बन जाता है वो इंसान फिर कभी नहीं बनता। आर्यन के हाथ मुट्ठी में बदल गए। तो तुम मेरी तरह ही हो, वो गरजा। तुम भी वही कर रही हो जो तुम्हारे दोस्तों ने किया था। आनवी का चेहरा एक पल के लिए टूट गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर पत्थर सा शांत थी। फर्क बस इतना है, उसने कहा, मेरे पास अब लौटाने की ताकत नहीं है। हवेली के बीच 2 रास्ते खुले। एक रास्ता जंगल से बाहर, दूसरा नीचे अंधेरे में। लड़की बोली, एक रास्ता तुम्हें जिंदा ले जाएगा, दूसरा तुम्हें उनके पास। आर्यन ने सोचा, यदि उसने दोस्ती चुनी तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। जो उसके दोस्तों के साथ हुआ फिर किसी और के साथ होगा। उसने खामोश, भीगी आंखें, दर्द और भारी कदमों से दूसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। लड़की की आंखों में पहली बार सुकून आया। सुबह जंगल के बाहर एक लड़का मिला, थका हुआ, खामोश। पुलिस ने पूछा, बाकी दोस्त? आर्यन ने पीछे देखा। जंगल शांत था। वो बोला, वे अब अकेले नहीं हैं। हवेली से बाहर निकलने के बाद दुनिया फिर से चलती हुई दिख रही थी। लोग हंस रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, जिंदगी सामान्य थी। लेकिन आर्यन के लिए सब कुछ रुक चुका था।
रात को जब भी वो आंख बंद करता, उसे वही चेहरे दिखते। रोहन की हंसी, कबीर का कैमरा और सिया की डर से भरी आंखें। वो हर रात एक ही सवाल से जाग जाता, अगर मैं पहले समझ जाता तो शायद। उसका कमरा अब भी 4 कुर्सियों जैसा लगता था। फोन में चारों का पुराना ग्रुप चैट था, जिसमें आखिरी मैसेज अब भी चमकता था। कल पार्टी जोरदार होगी। आर्यन वो मैसेज बार बार पढ़ता, लेकिन रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि अब कोई जवाब देने वाला नहीं था। हर साल उसी तारीख को वो चुपचाप मोमबत्ती जलाता, 3 मोमबत्तियां, एक एक नाम लेकर। रोहन, कबीर, सिया। और फिर चौथी मोमबत्ती जला देता, अपने लिए, क्योंकि वो जिंदा था लेकिन अधूरा। जब वो दुनिया को हवेली की सच्चाई बताता, लोग उसे डर फैलाने वाला कहते। कोई नहीं जानता था कि हर शब्द के पीछे 3 कब्रों का वजन है। वो बस इतना कहता, मैं चाहता हूं कोई और अपने दोस्तों को ऐसे ना खोए। एक रात उसने सपना देखा, तीनों दोस्त दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सिया ने कहा, तुमने सही किया। कबीर ने कैमरा उठाया, अब कोई और कहानी नहीं बनेगी। रोहन हंसा, हम अब अकेले नहीं हैं। आर्यन की आंख खुली, गालों पर आंसू थे। खिड़की के बाहर हवा धीमे से चली, जैसे किसी ने अलविदा कहा हो। आर्यन जान गया, कुछ लोग मरकर भी जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ लोग जिंदा रहकर जिंदगी भर उन्हें ढोते रहते हैं।